सुनहरी जल परी। ये कहानी है रामपुर और विजयनगर, दो गांव की। और इन दोनों गांव के बीच में ही बहती थी गंगा नदी। इन दोनों गांव वालों में हमेशा ही किसी न किसी बात को लड़ाई छिड़े रहा करती थी। ऐसे ही एक बार की बात है, इस नदी में एक सुनहरी जल परी तैरते हुए दूसरी तरफ की ओर जा रही होती है। तभी अचानक से नदी में गहरा तूफान उमड़ पड़ता है और वो जल परी परेशान होकर कहने लगती है, अरे बाप रे, इतना तेज तूफान! इस तूफान में लहरें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि अगर मैं आगे जाऊंगी तो मेरे लिए मेरी जान का खतरा हो सकता है। नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा खतरा नहीं उठा सकती। इसलिए उचित तो यही होगा कि मैं कुछ दिनों के लिए यहीं रुक जाती हूँ और इन गहरी लहरों के थमने का इंतजार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसी कोई भी कोशिश करूँ और मेरी जान चली जाए। रामपुर और विजयनगर के ज्यादातर लोग मछुआरे ही थे और नदी से मछलियां पकड़ने का काम किया करते और अपने घर का गुजारा चलाते और उसी को बेचकर अपना जीवन चर्या चलाया करते। नदी में नहाना, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना और गांव के जानवरों को नहलाना, इस तरह के सारे काम गांव वाले किया करते। वो नदी ही उनका एक बड़ा स्रोत थी। लेकिन इस नदी के किनारे बसे दोनों गांव के लोगों में हमेशा ही किसी न किसी बात को तकरार चलती थी। कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी और बात को लेकर। अब सुनहरी जल परी कुछ दिनों के लिए रुकी तो थी, वो इन लोगों के सारे झगड़े अक्सर ही देखा करती थी। ऐसे ही एक दिन जल परी तालाब से देख रही होती है कि भीमा बोल रहा था, देखो बोला, इस नदी में आधा हिस्सा तुम्हारा है तो आधा हिस्सा हमारा। मेरे हिस्से की मछलियां पकड़ी तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर भोला को बहुत गुस्सा आता है। भीमा की बात सुनकर वो बुरी तरह से भड़क चुका था। उसने देखा कि भीमा के कांटे में लगातार मछलियां फंसी जा रही थी, जैसे ये उसके लिए बहुत शुभ दिन था। और भोले के कांटे में कोई भी मछली नहीं फंस रही थी। ये देखकर उसे अब भीमा से जलन होने लगती है और भोला बुदबुदाने लगता है, ये क्या मजाक है? मेरे हिस्से की सारी मछलियां तो तू पकड़ रहा है। क्या मतलब है तेरा? मतलब की क्या बात है? तू देख नहीं रहा तेरे कांटे में इतनी मछलियां फंस रही हैं और मेरे कांटे में एक भी नहीं? हाँ तो कैसे फंसेगी? तुझे मछलियां पकड़ना आता ही नहीं है। अरे ओ, जरा सोच समझ कर बात कर। इसी बात पर भीमा और भोला लगातार आपस में बहस छेड़े हुए थे और जलपरी भी ये सब कुछ सुन रही थी। वो उन दोनों लोगों को इस तरह से तकरार करते देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और परेशान होती हुई वो खुद से ही कहने लगी, हे भगवान, ये दोनों तो कितना ज्यादा लड़े जा रहे हैं। इन दोनों गांव के लोगों को तो थोड़ी भी तमीज नहीं है। बड़े ही अजीब गांव के लोग हैं ये तो। ये लोग झगड़ते ही रहते हैं, कभी किसी बात पर तो कभी किसी बात पर, जैसे कि कोई छोटे बच्चे हों। थोड़ी तो तमीज होनी चाहिए ना कि इस तरह लड़ने से किसी भी बात का हल नहीं निकलता। जलपरी ने देखा कि झगड़ा काफी देर तक चलता रहा। अगले दिन ये बात राम प्यारी अपनी गाय को लेकर जाती है और उसे बता रही होती है, तुझे पता है कि इस नदी के किनारे अक्सर ही झगड़ा होता रहता है। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। खैर ये सारी बातें छोड़, मैं तुझे नहलाने लेकर आई हूँ, तो चल ठुमकी, अब मैं तुझे नहला देती हूँ। वैसे भी तू बहुत गंदी हो गई है, बाहर खड़ी रहती है तो सारी धूल मिट्टी और मक्खियाँ तुझसे ही चिपक जाती है। ऐसे में अगर तू बीमार हो गई तो मेरा मन तेरे बिना कैसे लगेगा। राम प्यारी की गाय भी ये बात सुनकर हाँ में सर हिलाती है, जैसे वो उसकी सारी बातें बहुत ही गौर से समझा करती थी। और फिर राम प्यारी अपनी गाय ठुमकी को बहुत प्यार से नहलाती है। ठुमकी उसकी जिगर का टुकड़ा जो थी। तभी दूसरी तरफ मालती अपने बर्तन लेकर वहाँ धोने के लिए आती है। तब वो राम प्यारी मालती अपनी गाय को नहलाते हुए देखकर अब मालती ने कहा, अरे ये क्या राम प्यारी, तो अपनी गाय को नदी में क्यों नहला रही है? सारा पानी गंदा हो रहा है। देखती नहीं है मुझे बर्तन धोने हैं इस नदी के अंदर। अरे मेरे सारे बर्तन में कीटाणु लग जाएंगे जो टीवी के ऐड में दिखाते हैं। तू अपनी गाय को कहीं और नहीं नहला सकती है क्या? तुझे बर्तन धोने हैं तो मैं क्या करूं? मुझे भी तो अपनी गाय को नहलाना है। तू भी तो अपने बर्तन कहीं और जाकर धो सकती है।
बेकार में पूरी नदी को झूठा कर रही है तू। मैं तो अपनी गाय को एक तरफ नहला रही हूँ, मैंने तो तुझे कुछ नहीं कहा ना। फिर तुझे ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई है जो तू मुझे इस तरह से डांट रही है? मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ अपने बर्तन धोऊंगी, मुझसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। अरे मुझे क्यों बुरा लग रहा है? रुक रुक, अभी बताती हूँ तुझे मुझे क्यों बुरा लग रहा है। तू ऐसे तो मानने वाली है भी नहीं ना। फिर मालती अब थोड़ा सा कचरा उठा कर ले आई और उसे राम प्यारी की तरफ फेंक दिया। वो कचरा राम प्यारी की गाय ठुमकी पर जाकर गिरा। ये देखकर अब राम प्यारी को और गुस्सा आ गया, क्योंकि वो ठुमकी को बिल्कुल भी गंदा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और राम प्यारी कहने लगी, कितनी घटिया हरकत की है तूने, ये कचरा मेरी गाय पर क्यों फेंका? इस गाय का दूध बेचकर मैं अपने घर का गुजारा करती हूँ और तू मेरी गाय को गंदा करना चाहती है। कितनी गंदी सोच है तेरी। मैंने तो कचरा नदी में फेंका है, अगर वो तेरी गाय के ऊपर चला गया तो उसमें मैं क्या करूं? वैसे भी नदी तो हम दोनों गांव वालों की है। तू अपनी तरफ जो चाहे कर सकती है और मैं अपनी तरफ जो चाहे कर सकती हूँ। मैंने तो अपनी नदी की तरफ कचरा फेंका, अब वो बहकर तेरी नदी की तरफ चला गया तो मैं क्या कर सकती हूँ? बेकार में मुझे दोष मत दे। इन दोनों की बहस लगातार बढ़ती जा रही थी। झगड़ा बढ़ने के साथ साथ राम प्यारी ने अपने गांव के कुछ लोगों को भी अब वहां पर जमा कर लिया और मालती ने भी अपने गांव के कुछ हिमायती लोगों को जमा कर लिया। अब सभी आपस में मिलकर लड़ाई झगड़ा करने लगे। दोनों में लड़ाइयां बढ़ गई थी, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों गांव के लोग एक दूसरे की तरफ पत्थरबारी भी करने लगे। जलपरी ये सब कुछ देख रही थी। वो नदी के किनारे इतना तगड़ा झगड़ा देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी और कहने लगी, बाप रे बाप, इन दोनों गांव की औरतें तो बहुत ज्यादा झगड़ालू निकली और तो और इन दोनों ने तो पूरे गांव को ही लड़वा दिया। हद होती है, ऐसा लगता है जैसे दो देशों के बीच में जंग छिड़ी है। कोई इतना कैसे लड़ सकता है? अगले दिन सुबह सुबह रामपुर के कुछ बच्चे नदी के किनारे ही फुटबॉल खेल रहे थे। तभी अचानक से उनकी फुटबॉल पानी की तरफ चली गई। ये देखकर अब मिंटू टीका को चिल्लाने लगा, ये क्या टीका, तूने फुटबॉल को नदी में फेंक दिया, अब तू जाकर उठाकर लेकर आ। अब इससे पहले कि टीका बॉल को उठा पाता, बॉल नदी में बहकर दूसरी तरफ बह गई और दूसरी तरफ विजयनगर गांव के कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने उस बहती हुई बॉल को देखा तो लपक कर उठा लिया। तभी रामपुर के मिंटू को ये देखकर बहुत गुस्सा आ गया कि उसकी बॉल को दूसरे गांव के बच्चों ने हथिया लिया है और वो कहने लगा, गट्टू, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे गांव की बॉल उठाने की? ये बॉल हमारी है, चल जल्दी से दे दे। मिट्टू, ये बॉल तेरी थी, लेकिन अब ये बॉल हमारी हो गई, क्योंकि नदी हम दोनों गांव वालों की है और बॉल बहकर हमारी तरफ आ गई, इसलिए अब मैं तुझे ये बॉल नहीं दूंगा। दोनों गांव के बच्चे आपस में बहुत बुरी तरह से लड़ाई कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चों को भी इस तरह से नदी के किनारे लड़ते देखकर जलपरी और परेशान हो गई और कहने लगी, बड़े लोगों के झगड़ों के कारण गांव में बच्चे भी आपस में दुश्मनी ले बैठे हैं। वो भी एक दूसरे से बड़ों को देख देख कर बुरी तरह से लड़ाई कर रहे हैं। ये दोनों भी इसी तरह से पत्थरबारी करने लग जाएंगे। ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ऐसे तो इन दोनों गांव का झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा, एक न एक गांव नष्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं जलपरी हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब मैं ही इन दोनों गांव का झगड़ा सुलझा कर यहाँ से जाऊंगी। लेकिन भला मैं दोनों गांव के झगड़े को कैसे सुलझा सकती हूँ? मुझे कोई ना कोई तरकीब तो निकालनी ही होगी कि दोनों गांव के बीच में सुलह हो जाए और दोनों गांव के लोग फिर से मिलजुल कर साथ में रहने लगे। अब जलपरी ने देखा कि रामपुर गांव में रेशम की बहुत अच्छी खेती होती है, इसलिए यहाँ के लोग कम दामों में रोज नए नए रेशम के कपड़े पहनते थे। दूसरी तरफ विजयनगर गांव में आमों की बहुत अच्छी किस्म हुआ करती। विजयनगर गांव जैसे आम आसपास के सभी गांव में नहीं मिला करते थे, लेकिन दोनों गांव के आपसी झगड़ों के कारण ये दोनों गांव वाले आपस में अपनी चीजें बेचते खरीदते तक नहीं थे, ताकि किसी का फायदा न हो जाए। ये सब देखकर जलपरी भी बहुत चकित थी और वो कहने लगी, अगर ये दोनों गांव के लोग अपनी अपनी चीजें आपस में बेचने और खरीदने लग जाएं, तो इनका झगड़ा खत्म हो जाएगा, आपस में दोस्ती बढ़ेगी और पैसों में भी इजाफा होगा और इन दोनों को ही बढ़िया किस्म की चीजें सस्ते दामों पर मिलने लग जाएगी। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था
एक दिन कमला अपने पति से कहने लगी, अजी देख रहे हो कितनी सुंदर बारिश हो रही है, झमाझम झमाझम। इस बारिश में तो मछलियाँ दूर दूर से बहकर हमारी नदी में आती है। तुम जल्दी से जाओ और अभी ही मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दो। मैं तो आज रात को खाने में भी मच्छी भासी बनाऊंगी, वरना जैसे ही थोड़ा सा दिन चढ़ जाएगा तो सारे गांव वाले मछली पकड़ने निकल जाएंगे और मछली भात तो छोड़ो, भात तक बनाकर नहीं खिलाऊंगी मैं तुम्हें। इसलिए जल्दी से 11 नंबर की बस यानी कि अपने पैरों की रफ्तार को पकड़ो और मछलियाँ पकड़ो। कमला के कहने पर अब किशन मछलियाँ पकड़ने के लिए चल पड़ा। दूसरी तरफ प्यारू भी अपनी पत्नी के कहने पर मछलियाँ पकड़ने आया हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखकर गंदा सा मुंह चढ़ा लिया और फिर अपने अपने कांटे नदी में डाल दिए। किशन का कांटा सीधे जाकर जलपरी के बालों में अटक गया और प्यारू का कांटा जलपरी की पूंछ में जा फंसा। अरे अरे अरे, ये क्या? इन लोगों ने तो मेरे बाल और पूंछ में कांटे फंसा दिए। आई ओई माँ, हाय मैं तो मर गई, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। वो लोग अपनी अपनी तरफ कांटे खींचने लगे। जलपरी ऊपर आ गई। वो दोनों ही जलपरी को देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गए। उन दोनों ने ही पहली बार किसी जलपरी को देखा था। और तभी किशन ने कहा, प्यारू, ये जलपरी मेरे कांटे में फंसी है, इसलिए तू इसे छोड़ दे। इस पर मेरा हक है। तू बकवास कर रहा है। जलपरी मेरे कांटे में फंसी है, इसलिए तू इसे छोड़ दे। वो लोग आपस में इस बात को लेकर भी झगड़ा करने लगे और इधर जलपरी दर्द के मारे तड़प रही थी। सुनहरी मछली को लेकर उन लोगों के बीच बहुत देर तक आपस में घमासान लड़ाई चली। सूरज सर पर चढ़ जाता है और सुबह हो जाती है। सुबह होते ही गांव के बाकी लोग भी मछली पकड़ने के बहाने और उनका झगड़ा देखने के लिए जमा हो जाते हैं। सभी आपस में मिलकर फिर से झगड़ा करने लगते हैं। ये देखकर अब जलपरी ने अपने आप से कहा, इनका झगड़ा तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। मेरा तो दर्द से बुरा हाल हो रहा है। मुझे कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा। अगर ये दोनों इस तरह लड़ते रहे और मैं इस तरह कांटे में फंसी रही तो हुई माँ, हाय मैं तो मर गई। और फिर ये कहकर जलपरी ने कहा, तुम लोग आपस में झगड़ा बंद करो, मुझे छोड़ दो। मुझे वापस समुद्र में जाना है। मेरे घर पर मेरा परिवार, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जाने दो। अरे वाह, ये जलपरी तो बोल भी सकती है। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। इसे तो हम महंगे दामों में बेचेंगे। नहीं नहीं, इसे तुम नहीं, इसे हम लोग महंगे दामों में बेचेंगे। तुम लोगों को तो इसे छोड़ना ही होगा। ये सुनकर सुनहरी जलपरी अब डर जाती है। उसने मन ही मन में अब एक खतरनाक योजना बनाई और फिर कहने लगी, अरे अरे आप लोग रुको और मेरी बात सुनो। मेरे पास समुद्र का बहुत बड़ा खजाना है। अगर तुम लोगों ने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम दोनों में से किसी एक गांव के लोगों को वो सारा खजाना दे दूंगी। पूरा गांव धन से भर जाएगा। आप भी बता रही हो। तुम्हारी बातों का क्या भरोसा? तुम सच बोल रही हो? भला हम ये कैसे मान ले? जलपरी ने अपने हाथों से जादू किया और उन लोगों को खजाना दिखाया और उन्हें दिखाने के बाद अचानक ये खजाना गायब कर दिया। इतना बड़ा सोने से भरा हुआ खजाना जिसमें हीरे, जवाहरात, सोने चांदी के सिक्के, मोहरे सब थी। गांव वाले हैरान रह गए और फिर जलपरी ने कहा, अब बताओ, यदि तुम लोगों को ये खजाना चाहिए तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, वरना भूल जाओ ये खजाना। हाँ हाँ, हमें ये खजाना चाहिए। हम तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं। बताओ हमें क्या करना होगा? तुम ये शर्त क्यों मानोगे? हम मानेंगे और खजाना भी हमारा होगा। मेरी शर्त है कि नदी के बिना उतरे तुम एक दूसरे के गांव में जाकर एक दूसरे के गांव की खास चीजें लाकर मुझे दो और जिस गांव के लोग सबसे पहले मुझे वो खास चीज लाकर देंगे मैं उसी गांव को वो खजाना दे दूंगी। हाँ नहीं तो। जलपरी की बात सुनकर सभी लोग गहरी सोच में डूब जाते हैं, क्योंकि नदी में उतरे बिना दूसरे गांव में जाने का कोई रास्ता नहीं था। ये बात सुनकर किशन भी पहले तो परेशान हुआ और उसके बाद एक तरकीब सोचने पर उछल कर बोला, अरे भाई परेशान मत हो, मैंने तरकीब ढूंढ ली है। हम में से किसी को भी वो खजाना नहीं मिल पाएगा। अब रामपुर के लोग बांस और मजबूत लकड़ियों को काटकर उस नदी में फेंक कर एक पुल बनाना शुरू करते हैं।
ये देखकर विजयनगर के लोग भी अपने गांव से मजबूत लकड़ियां और बांस जमा करते हैं और उस नदी पे रखकर पुल बनाना शुरू करते हैं। लेकिन दोनों ही गांव वाले बार बार असफल हो रहे थे और उनकी लकड़ियां बार बार पानी में बहे जा रही थी। सारे गांव वाले थक चुके थे कि आखिर पुल बनाए तो कैसे बनाए, क्योंकि सभी को खजाने का लालच जो था। तभी किशन ने कहा, इस तरह से तो हम ये पुल कभी नहीं बना पाएंगे। और तभी दूसरी तरफ से प्यारू कहता है, हाँ, लेकिन अगर हमने जल परी की शर्त नहीं मानी तो वो खजाना हमें नहीं मिलेगा। ऐसा करते हैं कि हम सब मिलकर पुल बनाते हैं और जो भी खजाना हमें जल परी से मिलेगा वो हम आधा आधा दोनों गांव में बांट लेंगे। जिसके बाद दोनों गांव के सभी लोग इस बात पर तैयार हो जाते हैं और साथ में मिलजुल कर पुल बनाने का काम शुरू करते हैं। जिस गांव की लकड़ियां अच्छी थी वहां से लकड़ियां लाई गई और जिस गांव के कारीगर अच्छे थे उन्होंने मदद की। जल्दी ही दोनों गांव के बीच एक मजबूत पुल बनकर तैयार हो जाता है। ये देखकर जलपरी भी बहुत खुश होती है कि एकता की शक्ति से दोनों गांव वालों ने पुल बनाकर दिखा दिया। और इसके बाद जलपरी को दोनों गांव की खास चीजें लाकर दी जाती है। एक गांव से रेशम के कपड़े आते हैं तो एक गांव से वो रसीले मीठे आम। ये देखने के बाद जलपरी ने दोनों गांव के लोगों से कहा, देखा आप लोगों ने, मिलजुल कर काम करने से कैसे झटपट सफलता हासिल हो जाती है। और आज के बाद तुम लोग कभी भी झगड़ा मत करना और आपस में मिलजुल कर रहना, तभी तो कमाल का काम करके दिखा पाओगे तुम। और बार बार नदी को गंदा करना बंद करो। अगर ये भी चले गई तुम्हारे गांव से तो फिर ना तुम्हें कभी जल परी मिलेगी और ना ही पीने के लिए स्वच्छ पानी। इसके बाद परी ने उन दोनों गांव वालों को अलग अलग खजाना दिया और वो पानी के अंदर वापस चले गई। उसके बाद दोनों गांव वाले बिना किसी झगड़े के एक साथ मिलकर रहने लगे और उन्होंने नदी के पानी को भी कम से कम गंदा करने का प्रण लिया। दोस्तों, हमें पानी कम से कम गंदा करना चाहिए और पानी बहुमूल्य खजाना है, इसे बचाने के बारे में सोचना चाहिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर दें।